अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू सीए लतीफ़ एकेडमी। आज हमारे एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट सेकंड रहेगा और आज का जो टॉपिक है वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है। आज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। आज हम पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो एमसीक्यूज रहेंगे वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स जैसे हम सिंपली बोलते हैं, फोर्स इज ए पुल और पुश। किसी चीज़ को खींचना या किसी चीज़ को धक्का देना, उसको हम बोलते हैं फोर्स। फोर्स के बेसिक जो है दो टाइप्स हो सकते हैं, या बैलेंस्ड होगा फोर्स या फोर्स अनबैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दी हुई है। एक रस्सी है, उसको दो साइड से 6 बंदे खींच रहे हैं, एक साइड से 3 बंदे और दूसरे साइड से 3 बंदे। पहले कंडीशन में हम देख रहे हैं कि एक साइड से 300 न्यूटन फोर्स लग रहा है और दूसरे साइड से भी 300 न्यूटन फोर्स लग रहा है। सो नेट इफेक्ट जो फोर्स का रहेगा वो रहेगा 0। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि ये वाली जो कंडीशन है ये बैलेंस्ड कंडीशन है। अगर हम दूसरे एग्जांपल देखें जो इसके नीचे है, सो लेफ्ट वाले साइड से जो स्क्रीन के लेफ्ट पे है वो 400 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, जो राइट साइड वाले हैं वो 300 न्यूटन ही फोर्स लगा पा रहे हैं। सो अगर वो 300 न्यूटन ही फोर्स लगा पा रहे हैं, इसका मतलब जो लेफ्ट की ओर है 100 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा है। उस 100 न्यूटन फोर्स को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। सो अगर दोनों साइड से फोर्स बराबर हो गए तो उसको बोलेंगे बैलेंस्ड। अगर दोनों साइड से फोर्स बराबर ना हुए तो उनको बोलेंगे हम अनबैलेंस्ड फोर्स। सो याद रखना, जो बैलेंस्ड फोर्स है वो मोशन चेंज नहीं करेगा, वो शेप चेंज कर सकता है लेकिन मोशन ऑफ ए बॉडी वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो है वो हमेशा चेंज इन मोशन ऑफ बॉडी कर सकते हैं। याद रखना, बैलेंस्ड फोर्सेस शेप चेंज कर सकते हैं, मोशन चेंज नहीं करेंगे। सो और नेक्स्ट पॉइंट विल बी लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें मेजर देती है क्वांटिटी ऑफ मोशन। किस बॉडी में कितना मोशन है उसकी जो क्वांटिटी है वो हमें देता है लीनियर मोमेंटम। अगर हम इसको कैलकुलेट करना होगा तो हम सिंपली इसको प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से कैलकुलेट करते हैं। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके जो यूनिट्स रहेंगे वो रहेंगे kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अगर हमें लीनियर मोमेंटम देखेंगे किसके बराबर आएगा, P इज इक्वल टू m इंटू वी। m हो गया मैस, v हो गई वेलोसिटी। मैस के जो यूनिट्स है वो kg है, वेलोसिटी के यूनिट्स है मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम के जो यूनिट्स है, लीनियर मोमेंटम के यूनिट्स, इसके यूनिट्स बनेंगे kg मीटर पर सेकेंड। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें ये बोलता है कि अगर एक सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं तो उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पल्स। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स अगर हम देखेंगे ये चेंज इन मोमेंटम है। अगर हम किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस बॉडी में कितना चेंज इन मोमेंटम आ रहा है उसको बोलते हैं हम इम्पल्स। इम्पल्स दो डिफरेंस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम या दूसरा अगर कोई फोर्स लग रहा है फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अगर कोई फोर्स F लग रहा है किसी बॉडी पे फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो हम लिख सकते हैं जो चेंज इन मोमेंटम है PF माइनस PI, PF माइनस PI, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। या हम लिख सकते हैं इम्पल्स जो होगा वो होगा F इंटू डेल्टा टी। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे से। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जैसे कि हमें पता है न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो फर्स्ट न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है, अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मूव करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज ना करे। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहले कंडीशन में एक बॉल है वो रेस्ट में है, ये कंटिन्यूसली रेस्ट में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस कोई इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, कोई इसको किक करेगा, तब तक ये मूव नहीं करेगा। और सेकंड बॉल, अगर हम सेकंड बॉल देखेंगे, सेकंड बॉल कंटिन्यूसली मूव हो रही है। अगर ये कंटिन्यूसली मूव हो रही है, मूव होती रहेगी अनटिल एंड अनलेस कोई स्टॉपिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स
इसको स्टॉप ना करें। अगर हम किसी बॉल को किक कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। अब बॉल इन फील्ड इन रियलिटी रुकती क्यों है? हमें पता है फ्रिक्शन ड्यू टू अर्थ या ग्रेविटी भी उसको रोकने में मदद करती है। वो एक्सटर्नल फोर्सेस दो है जो उसको रोकते हैं। अदरवाइज अगर हम फ्रिक्शन और ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करते हैं, अगर हम किसी बॉल को किक करते तो वो फॉर एवर मूव करती रहती, वो कभी भी स्टॉप नहीं होगी। ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम कभी कभी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं या गैलीलियोस लॉ भी कहते हैं। सो लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको हम कहते हैं। इनर्शिया बेसिकली क्या होता है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर इस स्टेट ऑफ रेस्ट में ये रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर इस स्टेट ऑफ मोशन है ये बॉडी जो है ये कंटिन्यूसली मोशन में ही रहना चाहती है। इस रेजिस्टेंस को, इस प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस को बेसिकली हम इनर्शिया कहते हैं। ये रेजिस्ट करती है चेंज को, उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इनर्शिया। सो जैसे कि हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे एग्जाम्पल एक दी हुई है। एक बंदा खड़ा है ट्रेन में, ये ऊपर से इसको पकड़ा हुआ है, ट्रेन अभी मोशन में है। जो ही ट्रेन ने ब्रेक अप्लाई की तो इस बंदे की, अगर आप पोजीशन नंबर 2 देखो, अपेरेंट फोर्स लग रहा है इस बंदे की आगे की ओर जा रहा है। और जब फाइनली ट्रेन मूव करता है बिल्कुल आगे की ओर, जैसे कि ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग ऑन हिज फेस। सो ये गिरने पे आता है। ये होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इसका इनर्शिया जो है वो इनर्शिया देखो, अगर हम नीचे देखेंगे इसके पैर जो है वो ट्रेन के ऊपर है। अब ट्रेन रुकी, सो पैर क्या करेंगे? पैर ट्रेन के साथ रुकेंगे। लेकिन जो इसकी अपर बॉडी है, जो इस बंदे की अपर बॉडी है वो मोशन में थी। सो वो कंटिन्यूसली कोशिश करेगी टू बी इन मोशन। इस प्रॉपर्टी को, इस रेजिस्टेंस को जो इसने रेजिस्ट किया कि मुझे नहीं रुकना है, मैं कंटिन्यूसली मूव करता रहूँगा, इसी इनर्शिया, इसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इनर्शिया। सो अगर हम देखें इनर्शिया के टाइप्स, इनर्शिया के 3 टाइप्स है बेसिकली: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पहला जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये होता है कि ये प्रॉपर्टी है एक बॉडी की, रेजिस्टेंस है बॉडी की टू रिमेन इन रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है। एक बस थी, अभी रुकी हुई थी, अभी तक रुकी हुई थी। इसमें एक बंदा खड़ा है। जो ही बस स्टार्ट करेगी आगे जाने की ओर, ये जो बंदा है ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये पीछे की ओर गिरेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया को हम इनएबिलिटी भी बोल सकते हैं। इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। ये अगर हम इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट टू द चेंज। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं इट्स द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। सो जो सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। यहाँ पे क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए है, एक बंदा गाड़ी चला रहा है, अभी गाड़ी जा रही है, अचानक से ब्रेक आई है। सो ये मोशन में था, अब जब अचानक से ब्रेक आई है ये रहना चाहता है कंटिन्यूसली। अगर आप देखो ये सीट पे नीचे बैठा हुआ है, लेकिन जो ऊपर सिर है इसका वो सिर आगे की ओर गया है। क्यों? बिकॉज ये मोशन में ही रहना चाहता है। ये रेजिस्ट करता है स्टॉपिंग को। अगर हम इसको रोक रहे हैं, गाड़ी को रोक रहे हैं, तो इसको स्टॉप, ये इसको रेजिस्ट करता है। ये कंटिन्यूसली मोशन में ही रहना चाहता है। वैसे ये थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कर्व देखेंगे, हम सीधे आ रहे हैं, अब कोई कर्व आ रहा है, हम देखते हैं कि हम क्या होता है, एक बंदा जब बैठा होता है गाड़ी में उसको एक एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है बाहर की ओर, वो खिसक जाता है बाहर की ओर। वो क्यों होता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, स्ट्रेट लाइन में ही जाए, हम डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहते हैं। इस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज ना करने का, डायरेक्शन चेंज रेजिस्ट करने को, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस डिस्कशन से हमें ये पता चला कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है वो डिफाइन करता है एक क्वांटिटी को जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। सो नाउ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलता है? ये बेसिकली हमें एक्सप्लेन करता है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। यहाँ मेजर देता है फोर्स ऑफ ए बॉडी। सेकंड लॉ बेसिकली इसकी स्टेटमेंट क्या है? सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
कि हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी पे। सो जो फोर्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी पे। सो अगर हमारे पास मास कांस्टेंट रहता है, सो जो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ जो इस सेकंड लॉ का स्टेटमेंट हमें बनता है वो बनता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन इसमें एक एजम्पशन की हुई है हमने कि मास जो इसका है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होगा। सो ये हमें बताता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो अगर हम देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, इफ दस अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है स्क्रीन पे, फोर्स देख मास चेंज हो रहा है, यहाँ पे फोर्स सेम रह रहा है, तो हम देख पा रहे हैं जब मास कम होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट रह रहा है, फोर्स को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। सो मतलब ये है कि अगर हम सेम फोर्स से दो बॉडी को हिट करेंगे, जिस बॉडी का मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगी, और जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम आएगी। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हमें बोलता है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर किसी एक्शन के साथ साथ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन आता है। यह याद रखना, एक्शन और रिएक्शन काज और इफेक्ट नहीं है, ये हमेशा याद रखना। ये बहुत बड़ी गलती है कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो काज और इफेक्ट नहीं है, ये इंस्टेंटेनियसली अप्लाई होते हैं। और अगर एक बॉडी पे एक्शन लगता है तो दूसरी बॉडी पे रिएक्शन लगता है। एक ही बॉडी पे दोनों फोर्सेस नहीं लगेंगे। एक बॉडी पे अगर एक्शन लग रहा है तो दूसरी बॉडी पे रिएक्शन लगेगा और इंस्टेंटेनियसली लगेगा। ये काज और इफेक्ट का रिलेशन इनमें नहीं एग्जिस्ट करता है। हम ये नहीं बोल सकते कि एक्शन काज है और रिएक्शन उसका इफेक्ट है, ये इंस्टेंटेनियस दोनों लगते हैं, एक साथ लगते हैं। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल रिकॉइल ऑफ ए गन, या अगर हम जब चलते हैं हमारा पैर जो है वो ज़मीन को पीछे की ओर धक्का देता है और हम ज़मीन वहाँ से हमें आगे की ओर धक्का देता है। ये जो बॉय है ये बोट पे है, बोट को पीछे धक्का देता है, बोट इसको आगे धक्का देती है ताकि ये शोर पे अच्छे से चला जाए। सो थर्ड लॉ की कुछ सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ज़्यादा लिखा है थोड़ा सा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। पहला कि फोर्स जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा पेयर्स में, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि नेचर में कहीं पे भी सिंगल आइसोलेटेड फोर्स हो, याद रखना। और दूसरी बात, जो एक्शन एंड रिएक्शन है ये हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करेंगे, और ये कभी भी ये मत समझना कि एक्शन और रिएक्शन आपस में कैंसिल करते हैं, ये आपस में कैंसिल नहीं करते हैं, ये इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं अपना। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं ये खाली अगर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन तभी डेवलप होगा जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी, नहीं, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ डिस्टेंस पे भी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्सेस। अगर हम देखेंगे मैग्नेट का नॉर्थ और नॉर्थ, वहाँ पे जो एक्शन और रिएक्शन है वो एट ए डिस्टेंस है, वो टच में नहीं है, वो कॉन्टैक्ट में नहीं है। सो ये बात जहन में रखना कि इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस अगर कॉन्टैक्ट में ना हो तब भी एट सम डिस्टेंस, फ्रॉम सम डिस्टेंस एक्शन और रिएक्शन डेवलप हो सकते हैं। और एक बात, ये चाहे बॉडी मोशन में हो रेस्ट में, ये फोर्सेस तब भी लगेंगे, और ये हर टाइप के फोर्स पे एप्लीकेबल है ये लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमने पीछे भी थोड़ा डिस्कस किया कि अगर किसी सिस्टम पे जो जिसमें डिफरेंट इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हो या जिसमें डिफरेंट बॉडीज़ हो, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और जो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो होगा उनके जो इंडिविजुअल मोमेंटम होगा उनका वेक्टर सम। याद रखना उनका वेक्टर सम, क्योंकि लीनियर मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो हमें वेक्टर सम निकालना है, हम स्केलर सम इसमें नहीं कर सकते, हमें वेक्टर सम ही करना पड़ेगा। सो अगर हम टू बॉडी सिस्टम देखेंगे, अगर हम दो बॉल्स एज्यूम करेंगे, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम उन पे अप्लाई करेंगे, तो हमें यह पता चलेगा कि अगर उनको कोलाइड कराएंगे, जो
कोलिजन से पहले जो इनका मोमेंटम था वो कोलिजन के बाद भी मोमेंटम वही रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें कंडीशंस है, इसमें गिवन कंडीशन ये है कि कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उस सिस्टम पे। सो ये बात जहन में रखना कि जब हम बोल रहे हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इसमें एक एजप्शन ये है कि एक्सटर्नल कोई भी एजेंसी, कोई भी इफेक्ट, कोई भी फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, इस पे एक्ट नहीं कर रहा है, तभी ये पॉसिबल है कि जो कोलिजन से पहले मोमेंटम है वही मोमेंटम कोलिजन के बाद भी रहेगा। सो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दो बॉल्स हमने ली हैं, बॉल ए एंड बॉल बी, उनका अगर हम मोमेंटम देखेंगे, अगर बॉल ए का मास ए है, एम ए है, और बॉल बी का मास एम बी है, उनकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू और यू बी है, अगर हम देखेंगे इन दोनों के जो समेशन ऑफ मोमेंट्स है, वेक्टर समेशन ऑफ मोमेंट्स याद रखना, सो वो आएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। इसी तरह जब कोलिजन हो जाएगा, अब जब इन दो बॉल्स के दरमियान कोलिजन हो गया, ये ए जो है वो फोर्स देगा बी को, बी फोर्स देगा ए को, इनकी फाइनल वेलोसिटी वी और वी बी रहेगी, उनके जो कोलिजन के बाद या फाइनल मोमेंटम रहेगा वो रहेगा एम ए वी बी प्लस एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। सॉरी, यहाँ पे गलती से वी बी हुआ है, इट्स एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या बोलता है, कोलिजन से जो पहले मोमेंटम था वो कितना था, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, वो किसके बराबर रहेगा, जो मोमेंटम रहेगा आफ्टर कोलिजन वो उसके बराबर रहेगा। सो वो है एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो एप्लीकेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, आप देख सकते हो शूटिंग, अगर रेस्ट में है, अभी बॉडी रेस्ट में, गन हम शूट नहीं कर रहे हैं तो गन रेस्ट में है, उसके बाद जब हम शूट करते हैं, ये बुलेट को जो है, ये बुलेट को कुछ वेलोसिटी देती है। अब जब बुलेट को वेलोसिटी आ गई, क्योंकि अभी तक बुलेट इसका सिस्टम था, इसका एक पार्टिकल था, जो गन, और यहाँ पे सिस्टम जो है वो गन और बुलेट है, एक साथ सिस्टम है। अब बुलेट में अगर वेलोसिटी आ गई मतलब इसमें मोमेंटम आ गया। सो बिफोर मोमेंटम क्या था, जीरो था, क्योंकि गन एज ए सिस्टम रेस्ट में था तो इसका मोमेंटम जीरो था। अब जब हम शूट कर रहे हैं, वेलोसिटी में बुलेट में कुछ मोमेंटम आ गया, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से गन में भी कुछ मोमेंटम आना चाहिए, ताकि जो बिफोर शूटिंग जो मोमेंटम था जो कि जीरो के बराबर था, आफ्टर शूटिंग भी मोमेंटम जीरो के बराबर आना चाहिए। इसीलिए जब गोली आगे की ओर जाती है विद सम वेलोसिटी वी बी, उसमें कुछ मोमेंटम आता है पी बी, मोमेंटम ऑफ बुलेट। सो जो गन है वो रिकॉइल हो जाएगा, वो पीछे की ओर आएगा, ताकि उसमें मोमेंटम आएगा पी आर, और पी आर जो है वो पी बी के बराबर होना चाहिए, ताकि पी आर और अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि पी आर प्लस पी बी जीरो के बराबर बने, जैसे कि शूटिंग से पहले था, क्योंकि शूटिंग से पहले भी इसका मोमेंटम जीरो था और शूटिंग के बाद भी इसका मोमेंटम जीरो ही रहना चाहिए, इसीलिए ये रिकॉइल करता है। ऐसे ही सिस्टम रॉकेट के साथ भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उनका ख्याल रखना। वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंपल लैंग्वेज में अगर डिफाइन करेंगे, अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एक मैंने सर्कल दिया हुआ है, जो थीटा एंगल है, इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। फॉर एग्जांपल जहाँ पे डॉटेड लाइन है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल से, वहाँ से लेकर जहाँ पे बॉल अभी है, यहाँ तक जो इसने मूवमेंट, यहाँ तक जो इसने एंगल कवर किया है, इसको बोलेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो ये क्या है, ये एंगल सबटेंडेड बाय द बॉल और बाय द ऑब्जेक्ट एट सेंटर, जब ये मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इसके जो यूनिट्स है वो इंपॉर्टेंट है, वो आएंगे रेडियंस पर सेकंड, क्योंकि जो थीटा है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम मेजर करते हैं रेडियंस में। सो एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स आएंगे रेडियन पर सेकंड। इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन, जब हमने एक्सेलरेशन डिफाइन की थी, हमने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
अब जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन कर रहे हैं, हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके यूनिट्स आएंगे रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फोर्स लगते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। इनका ख्याल रखना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो रिएक्शन है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो हम देते हैं ताकि जो बॉडी है वो मूव करे एक सर्कुलर पाथ में। अब जो बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, इसमें एक रिएक्शन फोर्स, सीडो फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर की ओर एक्ट करता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अवे फ्रॉम और अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगा। यहाँ पे एग्जांपल है, सिंपल सी इमेज दी है, यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हो। इसके बाद फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन सिंपली एक वो अपोजिंग फोर्स है जो डेवलप होता है जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस पे मूव करे या मूव करना चाहे। याद रखना, ट्राइज टू मूव और मूव्स, तब एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है। उस अपोजिंग फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। वो फ्रिक्शन के तीन टाइप्स है बेसिकली, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन के अगेन फिर दो हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो हम एक प्रोसेस से इसको समझेंगे। आप इमेजिन करो, आपके पास एक बॉक्स है, आप उसको धक्का दे रहे हो। इनिशियली वो मूव नहीं कर रहा है, इनिशियली वो रेस्ट में। सो आप कंटिन्यूसली धक्का देते रहे हो, देते जा रहे हो, लेकिन वो बॉक्स जो है वो मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो बॉक्स जिस सरफेस पे है, उस सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्सेस डेवलप होते हैं, और वो फ्रिक्शनल फोर्सेस उस मोशन को रेजिस्ट करते हैं। सो आप कंटिन्यूसली मूव, जितना फोर्स आप दे रहे हो यहाँ से, उतना रिएक्शन फोर्स लग रहा है वहाँ से, अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही लग रहा है। सो कंटिन्यूसली अप टू द स्टेज, एक स्टेज ऐसा आता है जब ये बॉक्स है वो अबाउट टू मूव, वो वाला स्टेज जब आता है, तब जो फ्रिक्शन है, तब फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम रहता है। उससे पहले कम रहता है। अब जब मूव करेगा, मूव करने के बाद भी फ्रिक्शनल वैल्यू कम होगा, लेकिन ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, जब ये मूव करने के वर्ज पे होगा, उस टाइम जो फ्रिक्शन है उसका वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगा, याद रखना। और स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा वैल्यू होगा? वो वाला फोर्स जब आप धक्का दे रहे थे, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही थी, उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्सेस डेवलप हो रहे थे उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो हमेशा उसके बराबर होगा, जितना आपने फोर्स लगाया उतना ही वहाँ से वो फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा। सो वो इक्वल टू अप्लाइड फोर्स आएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया मैक्सिमम। लिमिटिंग जब वर्ज ऑफ मूवमेंट वो हमेशा मैक्सिमम रहता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से भी ज़्यादा रहता है और डायनेमिक फ्रिक्शन से भी ज़्यादा रहता है। अब काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन? अब जब आपने धक्का दिया और बॉक्स मूव हो गया, अब बॉक्स चल रहा है, अब जो फ्रिक्शन आ गई ड्यूरिंग इट्स मोशन, उस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन। इसके दो टाइप्स है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अगर आप स्लाइड कर रहे हो उस टाइम जो फ्रिक्शन आएगा उसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर आप रोल कर रहे हो किसी बॉडी को, उस टाइम जो आएगा उसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो लीस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शन जो है इसके एडवांटेज भी है और इसके डिसएडवांटेज भी है। इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं मैंने, अगर हमें मैच स्टिक जलानी है, अगर हमें तीली जलानी है, तीली तब तक नहीं जलेगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगी, तो तीली नहीं जलेगी। या जो हमारे जूते हैं जिसमें स्पाइक्स होते हैं, वो फ्रिक्शन अगर नहीं दे पाए, अगर ग्राउंड नीचे से फ्रिक्शन ना दे पाए, तो हम आगे मूव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह ऑटोमोबाइल जो ड्राइव करती हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये हम पेपर पे लिख पा रहे हैं, ये भी है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसके डिसएडवांटेज भी कुछ है, वेयर एंड टेयर होता है, या फॉरेस्ट फायर्स जो होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से ही होते हैं। फ्रिक्शन से क्या होता है? फ्रिक्शन से हीट डेवलप होती है, और हीट डेवलपमेंट से थोड़ी सी स्पार्क आ गई और फॉरेस्ट में फायर लग सकता है। और हीट की और फ्रिक्शन की वजह से हमें हीट लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इवन नॉइज़ पोल्यूशन भी फ्रिक्शन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि
जब एयरप्लेन मूव कर रहा है और जो एयर उसके साथ टकरा के आवाज़ करता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। सो ये कुछ डिसएडवांटेज है इसके। अब हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डैश डैश ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। सो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्टिव है ये सिंपली इनर्शिया की डेफिनेशन है। ऑप्शन है अलो, असिस्ट, रेजिस्ट और नॉन ऑफ द अबव। सो सिंपली हमें पता है कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, उसको बोलेंगे इनर्शिया। सो करेक्ट आंसर शुड बी रेजिस्ट। अलो नहीं या असिस्ट नहीं, ये रेजिस्ट जो करता है उसकी वजह से उसको बोलते हैं इनर्शिया। सो सेकंड क्वेश्चन जो है वो एसआई यूनिट्स ऑफ फोर्स के एसआई यूनिट्स कौन कौन से हैं। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो न्यूटन है, हम देख सकते हैं न्यूटन ए, सी और डी में है। बी में एन ई है तो बी आंसर इसका नहीं आएगा सीधे, ये पता चल गया पहले ही, क्योंकि एन ई नहीं है तो ए, सी या डी हो सकते हैं। सो अब फोर्स के जो एसआई यूनिट्स है वो क्या है, हमने अभी न्यूटन सेकंड क्लास में पता चला जो फोर्स है वो है मैस इनटू एक्सेलरेशन। अब मैस के यूनिट्स क्या है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन के यूनिट्स अगर आपको याद हुए होंगे कल तो वो थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास के किलोग्राम, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरा यूनिट जो है वो इसका न्यूटन है। 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होना चाहिए। तो इसके ऐसा यूनिट जो है वो है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं न्यूटन, जो जिसको सिंबलाइज करते हैं हम कैपिटल एन से। सो द MCQ थर्ड इज व्हेन ए बॉडी इज स्टेशनरी देन, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो तब क्या होगा, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ओके, द फर्स्ट कंडीशन इज दिस, द बॉडी इज इन वैक्यूम, बॉडी वैक्यूम में, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद इट, जो फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है वो इसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, इसीलिए बॉडी स्टेशनरी है। या द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट बैलेंसेस ईच अदर, तो जो नेट फोर्सेस इस पे लग रहे हैं वो आपस में बैलेंस कर रहे हैं। सो हम चारों ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, किसी बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कुछ भी नहीं लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स डेफिनेटली वहाँ पे होगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स डेफिनेटली वहाँ पे होगा। सो ये ऑप्शन तो वेग है, ये नहीं आएगा इसमें। द बॉडी इज इन वैक्यूम, वैक्यूम में भी इस पर कुछ फोर्सेस लगेंगे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वैक्यूम में हो या चाहे वैक्यूम में ना हो। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ इट। सो अगेन फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक चार्जड बाल है, चार्जड बाल को हम अगर मैग्नेट के नज़दीक लाएंगे, मैग्नेट के जस्ट नज़दीक लाएंगे, कॉन्टैक्ट में नहीं रखेंगे, तब भी वो मूव करेगी। सो कॉन्टैक्ट में होना या ना होना, वो स्टेशनरी, किसी बॉडी का स्टेशनरी होना या ना होना डिफाइन नहीं करेगा। एक ही चीज़ डिफाइन करेगा, अगर जो नेट फोर्सेस है वो बैलेंस कर रहे हैं आपस में, तो जो बॉडी है वो हमेशा स्टेशनरी रहेंगी। जब हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस पढ़े, मैंने उस टाइम बोला था कि जो बैलेंस्ड फोर्सेस है वो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेंगे बॉडी का, वो खाली शेप चेंज कर सकते हैं लेकिन मोशन नहीं ला सकते हैं बॉडी में। सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन डी। सो ऑप्शन नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स एक्सपीरियंस बैलेंस्ड फोर्सेस। इन चार में से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है बॉल ड्रॉपिंग वर्टिकली, एक बॉल जो वर्टिकली फ्री फॉल ड्रॉप कर रही है। दूसरा ऑप्शन है ए कार एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, एक कार है वो एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ए ट्रॉली मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, एक ट्रॉली मूव कर रही है विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। थर्ड, ए प्लेन फ्लाइंग इन ए सर्कल विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है सर्कल में विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। इन चार ऑप्शंस में हमें देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जिस पे बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, जिस पे बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं।
तो पहला ऑप्शन है ए बॉल ड्रॉपिंग वर्टिकली। ये एग्जाम्पल हमने कल भी देखी। एक बॉल वर्टिकली ड्रॉप हो रही है, हमने देखा जो ही ये अर्थ के नज़दीक आती जाती है इसकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। एक्सेलरेशन इसकी यूनिफॉर्म रहती है लेकिन वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। इसकी कुछ एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन है मतलब इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर नेट फोर्स लग रहा है, इस पे नेट फोर्स लग रहा है। सो ये इस पे बैलेंस्ड फोर्सेस नहीं है। बैलेंस्ड फोर्सेस मतलब का मतलब ये होता है कि इस पे नेट फोर्सेस जो है वो ज़ीरो है। एक चीज़ याद रखना, अगर किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन है तो वो उसका मतलब ये है कि उस पे जो कुछ नेट फोर्सेस है, नेट अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अगर उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, अगर उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है उसका मतलब ये होगा कि उस बॉडी पे जो है वो बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। उन बैलेंस्ड फोर्स का जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो आ रहा है, तभी बिकॉज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन। मैस कांस्टेंट है, अगर फोर्स ज़ीरो आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो आएगा। तो हम सीधे सिंपली हम देखेंगे किस ऑप्शन में एक्सेलरेशन ज़ीरो है उसी ऑप्शन में फोर्स जो है वो ज़ीरो लगेगा, मतलब कि उस बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्सेस एक्सपीरियंस हो रहे हैं। बॉल ड्रॉपिंग वर्टिकली, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, मतलब इस पे नेट फोर्सेस लग रहे हैं। ए कार एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, तो सीधी सी बात है इस पे फोर्स डेफिनेटली लगने हैं। ए ट्रॉली मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब जो है एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है इसका मतलब इस पे बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और इस पे जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। सो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगर हम ऑप्शन डी को भी देखेंगे, ऑप्शन डी बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल। कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल हमने कल भी देखा, इसकी वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। सो सी शुड बी द करेक्ट आंसर। सो पांचवा क्वेश्चन जो है, अ पर्सन इन ए कार टेंड्स टू फॉल बैक व्हेन इट सडनली स्टार्ट्स, इट इज ड्यूट। सो कौन सा इनर्शिया है ये? इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है? अगर कोई बंदा खड़ा है गाड़ी में, टेंड्स टू फॉल बैक, वो जो ही गाड़ी स्टार्ट होती है वो पीछे खिसकता है, वो किस इनर्शिया की वजह से हो सकता है? ये हमने पीछे देखा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। उसकी जो बॉडी है, अपर बॉडी, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, लेकिन जो लोअर बॉडी है, जो उसको पैर है, वो कार पे है, वो नीचे है, वो उसके साथ टच में है। जब कार मूव करेगी पैर आगे की ओर जाएंगे, लेकिन जो अपर बॉडी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो थोड़ा फॉल बैक कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 6 इज न्यूटन सेकंड लॉ एक्सप्लेन्स अस। न्यूटन जो सेकंड लॉ है वो क्या हमें एक्सप्लेन करता है? न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन। सो हमें एक्सप्लेन करता है फोर्स, मैस एंड एक्सेलरेशन। सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए। यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, कैच ये कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने वही रखा हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अ मेजर ऑफ। अगर इससे पूछ रहा है कि ये किसका मेजर देता है तो हम सिंपली लिखेंगे फोर्स, एफ, क्योंकि एफ इसके बराबर है एम इंटू एक्सेलरेशन। सिंपल इक्वेशन अगर हम देखेंगे सो हमें मेजर ऑफ फोर्स देता है, इनर्शिया नहीं, मास नहीं, एक्सेलरेशन नहीं, यह हमें देता है मेजर ऑफ फोर्स। अगर बोलेगा एक्सप्लेन किसको कर रहा है, पीछे वाला क्वेश्चन अगर बोल रहा है एक्सप्लेन किसको कर रहा है तो एक्सप्लेन तीन चीज़ों को कर रहा है, फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन, लेकिन मेजर ऑफ खाली मेजर ऑफ फोर्स। ये फोर्स का मेजर हमें देता है, मास और एक्सेलरेशन का मेजर नहीं देता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है इनमें से? नॉट ट्रू। याद रखना ये हमेशा गलत होता है। सो मैं सजेस्ट करूंगा जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें इस नोट को हमेशा हाईलाइट किया करें, इसकी वजह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स गलत होते हैं। सो नॉट ट्रू बता रहा है या ट्रू बता रहा है, इस पर फोकस हमेशा करना चाहिए। सो पहला ऑप्शन जो है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सही है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एक्शन और रिएक्शन जो है वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रही है। सो ऑप्शन बी अभी तक गलत आया हमें। देयर इज नो काज इफेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, काज इफेक्ट रिलेशन उनके दरमियान नहीं लाए, वो
एक्शन रिएक्शन जो है वो साइमल्टेनियस फोर्स है, वो इंस्टेंटेनियसली अप्लाई होते हैं, जो मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया। सो ए, सी और डी करेक्ट है, इसमें जो बी है वो रॉन्ग है। सो ऑप्शन आंसर शुड बी ऑप्शन बी। So question number 10, the principle of conservation of linear momentum states that the linear momentum of a system cannot be changed, cannot remain constant, can be changed only if internal force act, can be changed only if external forces act. So basically conservation of linear momentum का statement है। So हमें पता है कि change हो सकता है, लेकिन तभी change होगा जब कोई external force इस पे act करेगा। So option D should be the correct answer. So fat can be separated from milk in a cream separation because of, जब हम फैट हम सेपरेट करते हैं मिल्क से, वो किस फोर्स की वजह से अब सेपरेट होता है? कोहेसिव फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। सो याद रखना, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सेपरेट होता है, जो है वो बाहर की ओर जाता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो मिल्क से सेपरेट होता है। So question number 12 is, it's easier to roll a barrel along the road than to pull it. किसी को रोल करना, बैरल को रोल करना ईजी है देन टू पुल इट। क्यों? बिकॉज रोलिंग इन्वॉल्व्स ओनली वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये ऑप्शन गलत है सीधे। अगर हम रोल कर रहे हैं, खाली एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन इज कंसिडरेबली लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हमने पीछे भी बोला कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो लीस्ट होती है, वो सबसे कम होती है। सो रेजिस्टेंस हमें कम मिल रहा है, तो ये ईजी रहेगा। इसीलिए जो है वो बैरल को रोल करना ईजी रहता है देन टू पुल इट। सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। थैंक्स, होप इट्स हेल्पफुल टू एवरीवन।